बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि पाकिस्तान टू फ्रंट वार के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक तरफ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर यलगार हो रही है और हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने हतमी फ़ैसला कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर धड़ाधड़ धमाके, दहशत गर्दियाँ और फौजी मशक़ें की जा रही हैं। एक जंगी जुनून बनाया जा रहा है और पहले तो ये कहा जा रहा था कि इसको शायद बिहार इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। अब बिहार इलेक्शन में दूसरा मरहला ख़त्म हो चुका है। 14 नवंबर को गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि बड़ी ही प्लानिंग के साथ इस मोमेंटम को टूटने से बचाया जा रहा है और एक के बाद एक डेवलपमेंट की जा रही है ताकि भारत के अंदर जंगी जुनून को जिंदा रखा जा सके और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को उभार के, दहशत गर्दी को एक मसला बना के और पाकिस्तान के खिलाफ प्रेशर को मेंटेन किया जा सके। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त भारत जंग के लिए पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड पे डिफरेंट सूरत हाल है। हम ये देख रहे हैं कि भारत की प्रॉक्सीज अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान के ऊपर धड़ाधड़ हमले कर रहे हैं। वाना का मामला अभी तक क्लियर हो चुका है, 5 अफराद उसके अंदर जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं और जबकि 3 दहशतगर्दों को भी वहाँ पे उड़ा दिया गया है। इस हवाले से और भी बहुत सी ऐसी खबरें आ रही हैं और इस्लामाबाद, एक तरफ हम ये देखते हैं कि भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के अंदर धमाका होता है तो अगले ही दिन सुबह के वक्त पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स G11 के अंदर ये धमाका हो जाता है। इस वक्त बिहाइंड द सीन कौन सी ऐसी कोल्ड वार चल रही है और सूरत हाल इस वक्त क्या जंग की तरफ जा रही है, बहुत सी एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास इस हवाले से है। बहरहाल कहा यह जा रहा है कि अब पाकिस्तान अपना निसाब भी चेंज करने जा रहा है, क्योंकि 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने जो अपना निसाब रखा था वो मुकम्मल तौर पे जहादी पैटर्न के ऊपर था और उसको CIA ने तैयार किया था। ये कहना है ख्वाजा आसिफ का। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री है वो पाकिस्तान में होने वाले धमाकों पर अफसोस का इजहार कर रही है, जबकि दूसरी तरफ उन्हीं के साए तले पलने वाली TTP इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही है। कहा यह जा रहा है कि जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है वो धमाका में खुदकश हमला आवर जो इस्तेमाल हुआ है उसका ताल्लुक बाजोर से था और बाजोर से वो एक ही दिन पहले इस्लामाबाद आया और फिर मोटरसाइकिल पर वो इस्लामाबाद कचहरी में पहुंचा और उसके बाद वहां पे उसने इंटर होने की कोशिश की। उससे कुछ सवाल किए गए कि कौन सी अदालत में जाना है, लेकिन उसके पास जवाब नहीं था। उसके बाद वो वहां पर 15 मिनट तक इंतजार करता रहा और फिर उसने पुलिस मोबाइल को वहां पर निशाना बनाया और उसके नतीजे में हम ये देख रहे हैं कि 9 से 12 अफराद वहां पे जान की बाजी हार गए, जबकि 20 के करीब लोग जो हैं वो वहां पे जख्मी हो गए। इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक जंगी जुनून बना हुआ है। एक तरफ तुर्की और जर्मनी आपस में मिलके ज्वाइंट प्रोडक्शन ड्रोन्स की करने जा रहे हैं और क्योंकि वहां पे हमने ये देखा है कि जो रशिया के ड्रोन्स हैं वो बेल्जियम और जर्मनी के ऊपर परवाज करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद बहुत ज़्यादा यूरोप के अंदर तशवीश पाई जाती है। और हमने ये देखा कि इंग्लैंड की फौज भी बेल्जियम के अंदर उनकी एयर स्पेस को डिफेंड करने के लिए पहुंच रही है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा 27वीं तरमीम के बाद क्रिएट कर दिया गया है, जिसमें आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे और वो तीनों फोर्सेस को कंट्रोल करेंगे। उसके बाद जो ज्वाइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा है वो 27 नवंबर को जनरल शमशाद के रिटायर होने के बाद हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और उनके नीचे जो जिम्मेदारियां थी, कुछ जिम्मेदारियां चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को दे दी गई हैं, जबकि नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों को देखती है उसके सरबराह का तैनाती भी अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और वजीर आजम मिलकर करेंगे। कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान इस सारी तब्दीली के जरिए आने वाली नई जंग की तैयारियां कर रहा है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि खित्ते के अंदर
चीज़ें मुसलसल तब्दील हो रही हैं। भारत फौरी तौर पे अपने आप को पाकिस्तान के मुकाबले में सलाहियतें पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी इसको काफ़ी अरसा लगेगा, 1 से 2 साल इसमें लग सकते हैं। लेकिन इस वक्त 50,000 से ज़ायद जो उनके फौजी हैं वो बॉर्डर पे मौजूद हैं। कल भारत के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका एक और हुआ, जिसके बारे में पहले ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद ये एक और धमाका वहां पे हो गया है, लेकिन उसके बाद पता ये चला कि वहां पे एक त्यारे ने साउंड बैरियर क्रॉस किया था, जिसके बाद वो इतना बड़ा धमाका हुआ था। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त आमतौर पे हमने ये देखा है कि कोई भी धमाका होने के पहले 20, 25, 30 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आ जाता है, लेकिन अभी सरकारी तौर पे दिल्ली धमाके की कोई भी नतीजा नहीं निकाला गया और कहा यह जा रहा है कि इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। पता नहीं कौन सा बड़ा षड्यंत्र रचाया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन इस वक्त हकीकत यह है कि बिल्कुल उसके पैरेलल के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा महाज तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि लाल किले के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया, कौन सी गाड़ी थी, कौन सा शख्स यानी कि डॉक्टर उमर नबी था, और उससे पहले जो डॉक्टर मुजम्मिल था, मुजम्मिल शकील, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसे उसके घर से 370 केजी आईईडी निकला, फिर कहा गया कि ये अमोनियम नाइट्रेट निकला, और उसके साथ डॉक्टर आदिल अहमद को उनके साथ एंगेज किया जा रहा है, डॉक्टर शहीन शाहिद को एंगेज किया जा रहा है, और कहा यह जा रहा है कि ये डॉक्टरों का 5 डॉक्टरों का एक ग्रुप था जो कि ये एंगेज हुआ था, और ये एक वाइट कॉलर टेररिज्म है। हम इस हवाले से ये देख रहे हैं कि जो कुछ भी इस वक्त हो चुका है, इन सब की लड़ियां पाकिस्तान से मिलाने की कोशिश की जा रही हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि एक डॉक्टर का ताल्लुक पुलवामा से था, दूसरे का कुलगाम से था, तीसरे का अनंतनाग से था, और एक का फिर कश्मीर के साथ था। अब ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन के साथ ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि डॉक्टर उमर नबी, जो कि मुबैना तौर पे दिल्ली के अंदर धमाका होने वाली गाड़ी के अंदर मौजूद था, उसके पास डिवाइसेस पूरी नहीं थी, उसने फौरी तौर पे हड़बड़ा के ये सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की और वहाँ पे ये धमाका हो गया। लेकिन बात यह है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि वो सटपटा गया या वो परेशान हो गया, क्या वो उसको मॉनिटर कर रहे थे? वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे ये इस बात का अंदाज़ा होता है कि ये सारी की सारी कैफियत के अंदर वो मरने से पहले या धमाका करने से पहले इन्वॉल्व था? लेकिन ये मामला यहाँ पे नहीं रुकता। डॉक्टर शाहीन के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी से गाड़ी लेके डॉक्टर उमर नबी को दी, लेकिन शाहीन के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि वो जमाते मोमिनात की जो है वहाँ पे सरबराह थी इंडिया के अंदर, और इसके साथ ही उनका राब्ता पाकिस्तान के अंदर जैश की जो वुमेन विंग है सादिया, जो कि मौलाना मसूद अजहर की भाई की बीवी हैं, उनके साथ भी ताल्लुक था। तो बात यह है कि किसी भी चीज़ का ये फौरी तौर पे ताल्लुक जो है वो जमाते जैश मोहम्मद के साथ लगा देते हैं। मौलाना मसूद अजहर फौरी तौर पे बीच में आ जाते हैं, फिर ये भाग पड़ते हैं कि हमने जो है इसका बदला लेना है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो गाड़ी है, कहा यह जा रहा है कि ये गाड़ी 3 घंटे तक वहां पे सुनहरी मस्जिद के पार्किंग के अंदर खड़ी रही, और अब इसके बहाने तमाम मसाजिद, पूरी इंडिया की मसाजिद के ऊपर भी क्रैक डाउन करने जा रहे हैं, उनकी मॉनिटरिंग को सख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जो डॉक्टर मुजम्मिल था, उसके भाई का इंटरव्यू आ चुका है, वो कह रहा है कि भाई मेरा भाई तो बहुत ज़्यादा मासूम था, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सारी गेम कैसे हो गई। इसके साथ ही डॉक्टर उमर नबी, जिसको कहा जा रहा है मुबैना सुसाइड बॉम्बर था, उसके बारे में भी, उसकी फैमिली के भी सारे कमेंट्स आ चुके हैं। वो भी कह रहे हैं कि वो तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खेलता था, बहुत अच्छा था, और सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर इसको सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि राहुल गांधी इस धमाके के मौके पे मस्कत पहुंच गए, और कोई ये कह रहा है कि प्रियंका गांधी जो है वो न्यूयॉर्क पहुंच गई हैं, और कोई ये कह रहा है कि मोदी जो है वो भूटान के दौरे पे चले गए। तो ये इन लोगों को मुल्क के बारे में कोई फिक्र नहीं है, और इस तरीके से गेम जो है वहाँ पे ऑन है। और देखते हैं कि अगले 24 घंटे के अंदर इंडिया की हुकूमत इस हवाले से क्या स्ट्रेटजी बनाती है,
کیا انفارمیشن لیک کرتی ہے, کیا نتیجہ نکالنے کی کوشش کرتی ہے, کیونکہ مودی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا اور ان سے بدلہ لیا جائے گا. ان کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں ان کو چھوڑا نہیں جائے گا اور ایجنسیاں اس سازش یعنی شریعنتر کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو دوسری طرف پاکستان کی ڈیفنس فورسز بھی جو کچھ اسلام آباد اور وانا میں ہوا ہے اس میں چیزوں کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں, لیکن یہاں پہ چیزیں کافی حد تک سارٹ آؤٹ ہو چکی ہیں. پاکستان نے یہ واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ان کے سہولت کار اور ماسٹر مائنڈ اس وقت افغانستان کے اندر بیٹھے ہیں. پاکستان کے اندر پاکستان نے یہ تفصیل افغان طالبان کو دے دی ہے کہ کس طریقے سے جون 2025 میں تقریباً 4000 جنگجو 172 تشکیلوں کی صورت میں KPK کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں, اور اسی طرح بلوچستان کے اندر بھی تقریباً 83 تشکیلوں کی صورت میں 1200 جنگجو جو ہیں وہ پاکستان میں بلوچستان کے راستے سے داخل ہوئے ہیں. ابھی تک 135 افغان شہریوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور 267 افغانی شہری جو ہے وہ پن پوائنٹ ہو چکے ہیں, ان کی شناخت ہو چکی ہے اور ان کو ہلاک کیا جا چکا ہے. اس وقت افغان شہریوں نے پشاور, بنو بشام, میر علی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں خودکش حملے کیے ہیں. اب یہ ساری کی ساری صورتحال اس وقت یہ پیدا ہو رہی ہے. دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا جنگی جہاز PNS سیف جو ہے وہ بنگلہ دیش پہنچ چکا ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہتھیاروں کی سیلز کے حوالے سے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ رشیا کا Su-57 جو کہ اس سے پہلے چائنا اور انڈیا کے اندر اپنے جو صلاحیتیں ہیں اس کا مظاہرہ کیا جا چکا ہے, اب دبئی کے اندر ایک شو ہونے جا رہا ہے, وہاں پہ Su-57 پرفارم کرے گا. اس کا انٹرنل بے کی تمام تر فوٹیجز جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اب بھارت جو ہے 127 Su-57 لینے جا رہا ہے, جس کے بعد اس کی پروڈکشن جو ہے وہ انڈیا میں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے Su-30 کے سینکڑوں طیارے انڈیا کے اندر اسمبل ہو چکے ہیں, اور اس میں پائلٹ کی ٹریننگ, انٹیگریشن, سوئی ماڈل کی تمام تر چیزوں کو مینیج کرنا آسان ہوگا. یہی وجہ ہے کہ اب جب بھی پیوٹن بھارت کا دورہ کریں گے تو Su-57 سے لے کے S-400 اور S-500 کی خرید و فروخت کے اوپر بات کی جائے گی. بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ کشمکش اور کانفلکٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں. پاکستان 2 فرنٹ وار کے لیے تیاری کر رہا ہے, اور پاکستان جیسا کہ پہلے کہہ چکا ہے کہ اس دفعہ مشرق کی طرف سے اٹیک ہوگا, یعنی بنگلہ دیش والی سائڈ سے, اور ایسے ہی حالات کے اندر PNS سیف کا وہاں بنگلہ دیش کے اندر موجود ہونا ایک ڈیفرنٹ اشارہ کر رہا ہے. بہرحال ان تمام تر صلاحیتوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مودی کو سانپ سونگھ چکے ہیں, بھوٹان وہ پہنچ چکا ہے, اور وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے چائنا اور پاکستان سے جو خطے کے دیگر ممالک ہیں ان کو دور کیا جا سکے. لیکن اس وقت پاکستان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی جنگ کی تیاری مکمل کر چکا ہے, جبکہ بھارت ابھی اپنی جنگ کی تیاری کر رہا ہے. جس دن بھارت کو یہ یقین ہوا کہ اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, اسی دن وہ پاکستان کے ساتھ دوبارہ کوئی نہ کوئی سکور سیٹل کرنے کی کوشش کرے گا. بہرحال اپڈیٹس آ رہی ہیں اس حوالے سے. الحمدللہ پاکستان کے طیارے آذربائیجان کی فضاؤں میں جب نظر آئے اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان اب ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جو کہ طیارے تک بنا کے ایکسپورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو بہت سے لوگ یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ صرف طیارے ہی کیوں, کیا ہم دیگر چیزیں استعمال کی نہیں بھیج سکتے, کیونکہ ہم اس وقت میکسیمم چیزیں جو ہیں باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے, اور ڈالر کے اوپر پریشر آتا ہے, اور پاکستان کی اکانومی کے اوپر بھی پریشر آتا ہے. جب تک ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ برابر نہیں ہوں گے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی, آئندہ تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.